हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। अफगानिस्तान से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का 3 साल बाद अफगानिस्तान का अहम दौरा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अमरीकी असला का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर अहम डायलॉग। अफगान महाजरीन की वापसी के बाद कशीदा हालात में इस दौरे से 14 माह से खराब ताल्लुकात की बहाली में कितनी मदद मिलेगी। इसहाक डार के अहम दौरा अफगानिस्तान पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ से। इसके अलावा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बड़ा महाज खोलने में एक दफा फिर नाकाम। हुकूमत अपने पत्ते खेलने में कामयाब। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर ली। पीटीआई के बजाय ऑपोजिशन जमातों से हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाने का फैसला। पीटीआई और मौलाना इकट्ठे क्यों ना चल सके, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और अलीमा खान ने बानी पीटीआई को 2 बड़ी ऑफर्स करने का इंकशाफ कर दिया, जिला वतनी या खामोशी। अलीमा खान ने नया भांडा फोड़ दिया, मुलाकात ना कराने की सूरत में क्या धमकी दी, इस हवाले से भी बात करेंगे हम अपने आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान का जो एक अहम दौरा किया नायब वजीर आजम इसहाक डार ने। 3 साल बाद जो है वो ये दौरा हुआ है और हम इस पर बात करते हैं। कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जी कामरान, सबसे पहले तो बताइएगा, अब आप काफ़ी क्लोज जो है वो नज़र रखते हैं इस किस्म के दौरों पर। क्या इसको कहेंगे, क्या ये एक सक्सेसफुल दौरा था और क्या हम इसको सक्सेसफुल समझते हैं? अफगानिस्तान की तरफ से क्या आया है कि वो भी इसको सक्सेसफुल दौरा ही समझ रहे हैं? क्या स्टेटस है इस वक्त? आई थिंक इसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर तो आप ओवरऑल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप पिछले 2-2.5 साल में देखें और खास करके जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और जो दोनों मुल्कों के दरमियान तलखी रही, इवन 2 महीने पहले तक ऐसे हालात थे कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग भी हो सकती थी। और गिवन द फैक्ट ये 3 सालों में किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का पहला दौरा है, तो सिर्फ अगर इस तनाजुर में देखें तो बर्फ तो पिघली है। आप कामयाबी का क्या जांचने का पैमाना है वो अलग बात है, बट स्टिल एक काफी एक स्टेप फॉरवर्ड और बहुत बड़ी एक मूवमेंट है। अब रही बात के कामयाबी किसका, इस हद तक तो कामयाबी जरूर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में ना सिर्फ एक तलखी थी बल्कि जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि जो बातचीत होती है वो तक नहीं हो रही थी, तो वो उसका बहाल होना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी जो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। आपने कहा कि तलखी इतनी बढ़ गई थी 2 महीने पहले तक की, अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जंग की तरफ जो है वो बात जा रही है। लेकिन इसमें दोनों साइड्स में से किसकी तरफ से ज़्यादा रेजिस्टेंस थी और क्या इस रेजिस्टेंस को केटर करने के लिए अमेरिका ने किरदार अदा किया, क्या चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो? देखिए, अमेरिका का किरदार उस तरीके से तो मुझे नजर नहीं आता बराह रास्त। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद कुछ जो चीजें हैं उसमें जरूर तब्दीली आई। मसलन आपने कहा कि ऐसा क्या बदला। एक जो चीज जो पाकिस्तान की असेसमेंट है कि रेजिस्टेंस, तो अफगान तालिबान आपको पता है कि जो मेन इशू हमारा था TTP वाला, उस पर वो ताउन करने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन जिस चीज में जो मेरी भी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई कि अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद एक काम जो उन्होंने किया, जो फॉरेन असिस्टेंस या एड अफगानिस्तान को जा रही थी, वो उन्होंने फिलहाल अभी तक सस्पेंड है। बाइडेन दौर में आपको पता है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने जो भी इकदाम उठाए, अफगान तालिबान को क्योंकि अंडर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 40 से 60 मिलियन डॉलर बाकायदा पैसे भर के जो UN की शिपमेंट्स होती थी, वहां पे हार्ड कैश वहां पे जाती थी, तो अफगान तालिबान को ये पता था कि ठीक है पाकिस्तान अगर बॉर्डर बंद भी कर देता है, बाकी मसाइल भी हैं, तो वो सस्टेन कर रहे थे। लेकिन जब ये इमदाद बंद हुई तो उससे श्योरली अफगान तालिबान के मसाइल में इजाफा हुआ। फिर उसमें पाकिस्तान का जो फैसला, माजी में हम फैसले करते रहे कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है, लेकिन वो सिर्फ जबानी जमा खर्च होता था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अफगान तालिबान के ऊपर दबाव भी आया। फिर दूसरा, आई थिंक पाकिस्तान ने भी अपनी हिकमत अमली में एक तब्दीली लाई, क्योंकि जो भी इक़दामात हम उससे पहले एक हार्ड कोर पॉलिसी अपना रहे थे, उसका ख्वातिर खा कोई फायदा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसका नुकसान ये हो रहा था कि अफगान तालिबान
अगर आप देखें तो उनकी एंगेजमेंट भारत के साथ बढ़ रही थी, वो मुतबादिल ढूंढ रहे थे चाबहार के जरिए। तो आई थिंक दोनों तरफ से फिर एक कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई जो बैक चैनल चले कि चीजों को जरा ठंडा करने की जरूरत है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी थे जिसकी वजह से फिर ये जो ताल्लुकात आप जिसे रीसेट कहते हैं वो अब हमें नजर आ रहा है। एक चीज जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंशन पाकिस्तान ने दिखाई है वो ये वेपन्स के हवाले से जो कि अमेरिका वहां छोड़ गया है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये अमेरिका से ये कहना, हमने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी इसहाक डार साहब का कांटेक्ट हुआ, तो ये कहना कि आप जो वो वेपन्स हैं उसमें कोई मदद करें, क्या अमेरिका उसमें कोई रोल अदा कर सकता है? क्या कोई ऐसा लेवरेज है, जैसे कि आपने एड का भी जिक्र किया, ऐसा लेवरेज है उनके पास कि वो इस पे कोई रोल अदा कर सकते हैं, और क्या ये प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए, इसमें बुनियादी जो फर्क है, जो पाकिस्तान को एक आप कह सकते हैं कि उसका व्यू इंडोर्स हुआ है कि मौजूदा जो ट्रंप इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ भी वही है जो पाकिस्तान का है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला अमेरिकी पीछे छोड़ गए थे बाइडेन के दौर में, तो वो जो असला है वो दहशतगर्दों के हाथ लग गया है, और पाकिस्तान ने इसके हवाले से एविडेंस भी दिया है। इनफैक्ट हाल ही में जो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग वाला इंसिडेंट हुआ था उस पर पाकिस्तान तो कह ही रहा है, शायद पाकिस्तान की बात पर इतना कोई यकीन ना करे। वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा तौर पर जो एक रिपोर्ट की है, वहां से जो राइफल्स वगैरह मिली हैं, और उन्होंने फिर उसकी तस्दीक के लिए जो अमेरिकी महकमा दिफा है उससे जब चेक किया तो उन्होंने तस्दीक की कि ये वो असला है जो अमेरिका ने अफगान जो आर्मी है उनको दिया था, और अब ये जो दहशतगर्द है, इवन जो बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो भी इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे पाकिस्तान के व्यू की एंडोर्समेंट होती है। दूसरी जो आपने बात की कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि ये असला रिट्रीव किया जा सके अफगान तालिबान से, आई थिंक ये बहुत मुश्किल है, अनलेस कि अफगान तालिबान खुद रज़ाकाराना तौर पर कहें जी कि हम ये असला वापस कर रहे हैं। वो तो ये दावा करते हैं कि ये असला जो है हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है। इनफैक्ट उन्होंने तो ट्रंप इंतजामिया से ये कहा था कि उनको वो मजीद असला फराम करें ताकि अपने दिफा को और दहशतगर्दी के खिलाफ और दाइश के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मजीद बेहतर कर सकें। ठीक जी, ये कामरान बहुत शुक्रिया आपका। वैसे में अभी तक मेरी इग्नोरेंस होगी इसहाक डार साहब का जो दौरा था इनका क्या अगेन ये एजेंडा क्या था इनका, कौन से टॉकिंग पॉइंट से आपका ख्याल है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा है? आई थिंक जो सबसे बड़ा मेन जो टॉकिंग पॉइंट है आपको पता है, एक तो ताल्लुकात में जो कशीदगी थी उस कशीदगी को कम करना, और इस विजिट को आप ये ना देखें कि जो विजिट ये हुआ है ये वन ऑफ विजिट है। आई थिंक इसके पीछे काफी पहले होमवर्क किया गया, जैसे मैंने कहा कि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से जो बैक चैनल्स हैं वो चल रहे थे, और फिर पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो उनके विजिट से पहले 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो 15 माह के तवील गैप के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास काबुल में हुआ, जो पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफगानिस्तान सादिक साहब ने वहाँ पे शिरकत की, और वो जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है बहुत अहम फोरम है, उसमें तमाम जो हसास नौइयत के बॉर्डर के मामलात हैं, TTP वाले मामलात हैं, उस पर डिस्कशन हुई। अब उस जो दौरे के दौरान आई थिंक मैंने इसके हवाले से खबर भी की थी कि जो अफगान तालिबान के हुकाम हैं उन्होंने जो अभी तक इक़दामात लिए हैं TTP को कंट्रोल करने से मुतालिक, उनसे पाकिस्तान को आगाह किया। माजी में भी इस तरह की ब्रीफिंग देते रहे हैं, लेकिन इस दफा मुख्तलिफ ये था, जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई कि पहली मरतबा उस डेलीगेशन में तमाम जो लोग, क्योंकि हमारे मिलिट्री के और इंटेलिजेंस के लोग भी थे, उनको ये लगा कि इस दफा जो इन्होंने इक़दामात किए हैं वो माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ भी हैं, और पहली दफा पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि अफगान तालिबान लगता है कि इस मामले को हल करने में संजीदा है, और उन्होंने पहली दफा एक्नॉलेज भी किया कि ये TTP इज अ प्रॉब्लम। तो उस पाक अफगान जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो प्रोग्रेस हुई, जो आके उन्होंने वापस रिपोर्ट किया, तो फिर कुछ चीजें ट्रिगर हुई कि अब अप्रोप्रिएट समझा गया कि इसहाक डार साहब को वहां पे जाना चाहिए और एक फील गुड फैक्टर के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। और उसकी एक और निशानी, जब हम किसी विजिट की कामयाबी की बात करते हैं, अदरवाइज ये प्लान नहीं था कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनफैक्ट जो अफगान तालिबान है, आपको पता है कि उनका तर्ज हुक्मरानी मुख्तलिफ है, वो मीडिया पर उस तरह से बिलीव करते नहीं है, कभी किसी के साथ उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। लेकिन जब ये विजिट कंक्लूड होने वाला था तो अफगान तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हम ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी हुकाम के लिए भी बड़ा हैरान कुन और सरप्राइजिंग था। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो चले बात हो नहीं सकती। तो अफगान तालिबान भी उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो भी अपने जो नाकदीन हैं या अदरवाइज जो भी इश्यूज हैं, एक पॉजिटिव मैसेज वो देना चाहते थे। तो एजेंडा बाय एंड लार्ज आई थिंक बड़ा पाकिस्तान की तरफ से वही सिक्योरिटी वाला मामला है, और पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान को अब लगता है कि शायद
अगर हम ये एक पॉलिसी अपनी तब्दील करके उनको अगर पुश करें तरीके से, उनको कन्विंस करें कि देखें ये आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, हमारे लिए तो है ही है, तो हमारे बगैर आप चल भी नहीं सकते, तो वो आई थिंक ये बुनियादी जो इश्यूज थे जिसकी वजह से ये विजिट हुआ। सर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आप भी हमारे साथ शो में थे, तो सादिक साहब जो हैं वो भी विजिट करके आए थे, लेकिन वो कोई इतनी खुशगवार या इतनी कोई मीनिंगफुल विजिट नहीं थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने मज़ीद दबाव बढ़ाया था और डेडलाइन जो है उन्होंने उसकी आके फिक्स कर दी थी कि यहाँ पे जो अफगान महाजरीन है कि उनको वापस भेजा जाए। तो आपको याद हो तो उस वक्त तल्लुकात को इतने कोई अच्छे नहीं थे जब सादिक साहब ने एफर्ट्स किए होंगे यकीनी तौर पर, इज़ अ गुड मैन। तो उसके बाद क्या हुआ आपका ख्याल है कि डार साहब खुद गए हैं और ख़ुद जाके उन्होंने सारे मुज़ाकरात किए, उन्होंने कोई ग्राउंड कोई वहाँ पे कोई हमवार किया, या तालिबान चाहते थे कि पाकिस्तान का कोई सीनियर कोई मिनिस्टर, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा आए और उनसे आके कोई सीरियस बात करें? नहीं, ग्राउंड बिल्कुल उन्होंने प्रिपेयर किया। बिल्कुल जो विजिट सादिक साहब ने किया था 22 मार्च को अफगानिस्तान का, उस विजिट में भी अगेन जो बुनियादी इश्यूज थे टीटीपी वाला वो सारे फहरिस्त था। और उस वक्त बिल्कुल मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने ये मामला उठाया था तो अफगान तालिबान की तरफ से जो जवाब था तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो कहते हैं कि देखें आपकी इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की फौज है, अगर आप उन लोगों को नहीं रोक सकते जब बॉर्डर से आते जाते हैं, तो हम तो फिर अभी नए नए आए हैं, हमारी उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है, तो हम कैसे रोके। मतलब वो रिलक्टेंट थे, हीले बहाने कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान ने जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का मामला, फिर बैक एंड फोर्थ डिस्कशन भी हुई और उसमें एक जो तब्दीली आई कि पहले ये कहा जाता था कि टीटीपी वाला मामला जो है वो हकानी जो नेटवर्क है, जो उनके सरबराह हैं सिराजुद्दीन हकानी, वो देख रहे थे, और कहा यह जाता है कि जो टीटीपी हैं, ये दूसरे जो ग्रुप हैं, ये हकानियों के ही इलाके में उनके ज्यादा करीब है। उसमें जो कंधारी तालिबान है जिसकी क़यादत हैबतुल्लाह अखुंज़ादा करते हैं, शायद वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। इस दफा ये फर्क है कि खुद जो कंधारी जो फैक्शन है तालिबान का, वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने डायरेक्ट एश्योरेंसेस दी हैं और ये ग्राउंड प्रिपेयर हुआ है, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि साथ डार साहब को जाना चाहिए और उस मोमेंटम को आगे लेके जाना चाहिए। दूसरा ये भी बात कि क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्दी के पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं उसमें लेटली हमने देखा है कि अफगान नेशनल भी मुलविस पाए गए हैं, और ये मुझे पता चला है, मुझे बताया गया और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी हुकूमत को ये बताया है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे जो अफगान नेशनल हैं उनको अफगान तालिबान की हुकूमत ने गिरफ्तार भी किया है। पाकिस्तानी हुकूमत इसलिए पब्लिक उसको नहीं करना चाहती उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कि जी आप उससे हमें थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती, तो पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अगर हमारा काम निकलता है तो दैट इज फाइन एनफ कि हम पब्लिकली ऐसा तासुर देने की कोशिश नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के हुकाम को ये लगता है, जो मुलाकातें उन्होंने की हैं, कि इस दफा तालिबान शायद सीरियस हैं इस मामले को हल करने के लिए, तो हम उन्हें एक मौका देना चाहते हैं कि ठीक है आप इस मामले को हल करें। अच्छा, ये हमने देखा है कि तालिबान की तरफ से इस पर भी उन्होंने एतराज़ात किए हैं कि जो ये उनके अफगान महाजरीन जहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको डेफर करें, अभी आप उनको ना भेजें, हमारे हालात नहीं है। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा? जो आप इतने सिग्निफिकेंट अब चीज़ें बता रहे हैं कि पहली दफ़ा कोई दोनों मुल्कों के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघली है, तो फिर पाकिस्तान रोकेगा इस प्रोसेस को? अभी अफगान ये जो महाजरीन हैं उनको नहीं भेजेगा, और क्या हम अफगान महाजरीन को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, या वाकई हम समझते हैं कि उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान में हमारे लिए 40 साल 50 साल तकरीबन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लिहाजा उनको वापस जाना चाहिए? सो हमारी क्या इस पे पॉलिसी है? बारगेनिंग चिप है, तालिबान थोड़े से अगर खड़े होते हैं तो हम फिर इनको भेजना शुरू कर देते हैं, वो थोड़े से कोई 2-4 हमारे काम कर दे, हम कहते हैं जी रोक लें। मतलब क्या स्टेटस है सर इनका अफगान महाजरीन का? देखें, जो पाकिस्तान ने फैसला तो अक्टूबर 2023 में पहले किया था, जो पहले फेज में लोग हमने भेजे थे, और बिल्कुल इसको आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उससे अलग करके नहीं देख सकते। इसको बार्गेनिंग चिप लेवरेज के तौर पर भी पाकिस्तान देखता है। लेकिन इस विजिट के दौरान जहां बाकी चीजें जो भी अच्छी हुई हैं, जो मेरी यही सवाल था पाकिस्तान के जो हुकाम बाला हैं, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान की तरफ से बिल्कुल ये दरख्वास्त दी गई, ये मुतालबा था कि आप इसको डेफर करें, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि जो भी पाकिस्तान का एक मंसूबा है इन लोगों को वापस भेजने का, ज़रूर वापस भेजा जाएगा, उसमें कोई डेडलाइन में नरमी नहीं रखी जाएगी। सिर्फ ये काम ज़रूर है कि जो उनके जायज़ मुतालबात हैं कि अगर हमारे यहाँ आपको पता है कि ऐसे केसेस के अंदर पुलिस भी एक्सप्लॉइट करती है, पैसे वैसे लेती है, हैरास करती है जो अफगान मुहाजिरीन को, तो उसके रिड्रेसल के लिए आपको पता है कि ऑलरेडी कल ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि एक हेल्पलाइन जो है एस्टेब्लिश कर दी गई है 24/7 कि वहां पर रब्ता करके अगर किसी अफगान मुहाजिर को बिला वजह तंग किया जाता है तो
उनकी कंप्लेंट का अजाला किया जाएगा। दूसरा जो उनका मुतालबा था, क्योंकि 40 साल से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते रहे हैं, अफगान मुहाजिरीन, तो उनको अपना जो सामान है, अपने जो मूवेबल एसेट्स हैं, उनको ले जाने की इजाज़त दी जाए। उसके लिए भी एक कमेटी उन्होंने बना दी है। और जहाँ तक इमूवेबल एसेट्स हैं, उसके लिए भी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जो अफगानियों के एसेट्स हैं वो बिल्कुल उन्हीं के हैं, और वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बेचें, उसका भी तरीकाकार निकाला जाएगा। तो जो अफगान तालिबान हुकूमत के कंसर्न है कि डिग्निफाइड तरीके से रिटर्न होना चाहिए, वो पाकिस्तान ने मान ली है। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान का एक कैंपेन है, पाकिस्तान का ये कहना है कि वो जारी रहेगी और इन अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। अच्छा, हमने माजी में देखा है कि जब इस तरह के अफगानिस्तान से मामला तय करने होते थे तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सीक्रेट एजेंसीज के टॉप लोग जो हैं वो जाते थे, DGISI जाते थे, या माजी में देखा हमने जनरल रहील भी गए थे जब यहाँ पे ये हुआ था। यहाँ पे आपको याद हो पेशावर में मैस्कर वगैरह हुए थे, बच्चों को जिस तरीके से मारा गया था, कत्ल किया गया था। उस वक्त आर्मी चीफ जाते थे, DGISI, फिर हमने देखा जनरल फैज़ भी गए थे कि जब तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट के तालिबान के साथ उस तरह के कंटेक्ट्स नहीं है, उस तरह का कोई मेल जोल आना जाना नहीं रहा। अब पॉलिटिकल एलीट है वो इसको कह रहे हैं कि आप जो है और उनसे हैंडल करें। ये कोई आप इसको मेजर शिफ्ट देख रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातचीत नहीं करना चाह रही, वो इनको कह रहे हैं कि आप बातचीत करें, हम पीछे बैठ के सपोर्ट देंगे आपको। देखें, ये बात बिल्कुल, अगर आप विजिबली देखें तो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि उस तरीके से जो पहले वैसे तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अफगान अगर इशू है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक कलीदी किरदार है, और माजी में इस तरह के विजिट्स होते रहे हैं। इनफैक्ट जब PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त के DGISI और जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे वो गए थे काबुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें इंटेलिजेंस के भी और मिलिट्री के दोनों लोग शामिल थे। फर्क ये है कि आई थिंक पाकिस्तान ने शायद अपनी जो माजी की गलतियां हैं, जैसे आपने जनरल फैज का जिक्र किया, वो जो चाय की जो कप था या सरीना होटल में जिस तरीके से किया, तो वो पाकिस्तान की बदनामी हुई। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी जो स्टेट है उसका एक कंसिडर्ड डिसीजन है कि लो की रह के और जो एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस और जो मिलिट्री है वो पीछे बिहाइंड द सीन रह के जो भी मामलात हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के जरिए तय किए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये शायद एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक कंसिडर्ड फैसला है, विच आई बिलीव इज द राइट डिसीजन। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमने अपने जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करवाना है, और उसके लिए तरीकाकार जो है वो तब्दील हो सकता है, एक डिफरेंट पाथ अपनाया जा सकता है। और वैसे भी आई थिंक जो अगर आप देखें जो मिस्टर सादिक साहब हैं, सो ही रिप्रेजेंट्स बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरली द गवर्नमेंट, बट क्योंकि वो बहुत अरसे से एक सबसे तवील रहने वाले पाकिस्तान के सफीर थे अफगानिस्तान में। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे रह चुके हैं ऑन अफगानिस्तान, और दुआ प्रोसेस के अंदर भी वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो आप उनको इन आइसोलेशन नहीं दे सकते जो ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट की आप एक जो पॉलिसी है। बट यस, देयर इज अ टेक्निकल चेंज कि आप उस तरह विजिबिलिटी आपको नजर नहीं आती, आपको DGISI नजर नहीं आते वहां पे जाते हुए, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के आर्मी चीफ भी वो नहीं गए। तो दैट इज अ चेंज इन आवर पॉलिसी। अच्छा सर जी, अभी आप बात कह रहे थे कि जो पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये असला मिला है यहाँ से जाफराबाद ट्रेन, ये हाईजैकिंग और जो कुछ वहाँ पे हुआ है, तो वो एक आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये असला जो है ये उनको दिया गया था, अमेरिकन ने कहा है कि उन्होंने अफगान फ़ौज को दिया था, जो मेरा ख्याल है उनके दौर में अशरफ गनी साहब के दौर तक थी। उसके बाद तो हमने नहीं सुना कि अफगान आर्मी कोई इस्टेब्लिश हुई हो या मौजूद हो। अभी तो तालिबान खुद देख रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये उनकी फ़ौज को दिया हुआ असला था, तो वो जो अगेन अफगानिस्तान आर्मी के पुराने सोल्जर्स है उनके पास वेपन्स है, तो वो ये वेपन जो हैं BLA या दीगर दहशतगर्दों को बेच रहे हैं अपने गुजारा करने के लिए, कि असला पड़ा है उनके पास, गन्स हैं, वट जो भी है, अगर उन्होंने बेचा है, अगर मतलब अफगान आर्मी की बात हो रही है कि अफगान आर्मी अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो उस वक्त थी 2021 से पहले से, तो ये असला फिर वो बेच रहे हैं या कोई और तरीके से उन तक पहुँच रहा है सर? देखें, ये जो आपको पता है ना कि एक वजह के अफगानिस्तान में जो 40 साल से बदमनी है, एक वॉर है, वो कहते हैं कि ये जो जंग और बदमनी ये बहुत से लोगों को बेनिफिट भी करती है। बड़े बड़े यहाँ पे स्मगलर्स और जो ड्रग्स का काम करते हैं, असले का काम करते हैं, तो आई थिंक फ्री लंच तो कोई भी नहीं होता। आई थिंक ये ब्लैक मार्केट में या अदरवाइज
ये बिल्कुल असला बिक रहा है, क्योंकि जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जाहिर है कि वहाँ पर तो हर जो भी असला वगैरह है उसकी अकाउंटिंग तो होती है कि जो असला दिया गया था किस मद में दिया गया था। और उसके बाद जब अमरीकी वहाँ से चले गए तो बिल्कुल एक बड़ी तादाद में वहाँ पे असला मौजूद भी है। और ये भी है, एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि वहाँ पर जो अफगान तालिबान है इनके जो मकामी कमांडर्स हैं इनको भी वहाँ पर इंचार्ज बनाया गया था कि जिस जिस एरिया में जो जो असला है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, इवन अमरीकी अफवाज का इनखिला नहीं हुआ था, तो बगैर किसी रेजिस्टेंस के जो अफगान नेशनल आर्मी थी वो तो मेल्ट हो गई थी और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो इसका मतलब है कि वो जो असला इवन उस वक्त अफगान नेशनल आर्मी के पास था, बजाय इसके कि वो रेजिस्ट करते और अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ते, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। तो ऐन मुमकिन है कि वो असला जो है अफगान तालिबान के हाथ ही लगा है और जो मकामी कमांडर हैं क्योंकि वो इंचार्ज थे, तो वो वहाँ पर आपको पता है कि फिर ये बिजनेस तो है कि वो मार्केट में बिकता भी है। तो ये जो दहशतगर्द हैं उससे उन्होंने एडवांटेज लिया है और वो एडवांटेज ले रहे हैं। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता TTP कोई और पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं तो ये थोड़ी सी बर्फ़ जो पिघली है ये फिर ये पिघली रहेगी या वी विल बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर इल्ज़ाम ट्रेड करेंगे? हम कहेंगे कि आपकी सॉइल यूज़ हुई है, फिर हुई है, आपने इंश्योरेंस करवाई थी, वो कहेंगे जनाब कि आपके पास इतनी बड़ी आर्मी है, बॉर्डर कंट्रोल है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम कैसे करें? तो क्या सिचुएशन लगती है आपको, या TTP ने कोई इनको दी है गारंटीज़ कि हम पाकिस्तान पर हमले नहीं करेंगे अफगानिस्तान से बैठ के? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि जो अश्योरेंसेज अब अफगान तालिबान की तरफ से दोबारा दी गई हैं, और अगर चले छोटे मोटे वाक़यात तो ये आप नहीं कह सकते कि ओवरनाइट चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि एम्बेसडर सादिक साहब ने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए इस बात को भी एक्नॉलेज किया था कि हम ये नहीं कहते कि तमाम का तमाम प्रॉब्लम जो है वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है, हमारे अंदर भी दाखिली मसाइल हैं। लेकिन ये भी हमें पता है कि उनकी लीडरशिप वहाँ पर बैठी है, वहाँ पर सुसाइड जो बॉम्बर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से लोग आते हैं। तो इतना तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का नहीं है तो आई थिंक पाकिस्तान किसी हद तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई बड़ा वाक़या होता है, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो जाती हैं, जिस तरह हमने बन्नू में देखा या उससे पहले बाकी जगहों पे इस तरह के वाक़यात देखे, और उस सूरत में तो फिर ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कि आप वो जो मोमेंटम है बायलैटरल रिलेशनशिप को और बाकी चीज़ों को, ट्रेड और बाकी मामलात वो जारी रखें। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अफगान तालिबान के ऊपर एतमाद किया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इन पर इस तरीके से एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की कैलकुलेशन ये है कि अब जो बदलती सूरत हाल है अफगान तालिबान को इस चीज़ का अदराक है कि उन्होंने कोशिश की कि इस सारे टेंशन के दौरान चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए मुतबादिल ढूंढने की, ट्रेड कर सकें, लेकिन उनके जो ताजर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया कि वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, तो पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो ये शायद रियलाइजेशन है। और दूसरा एक और इसमें जो एलिमेंट है कि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है, तो कई ऐसे रीजनल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मैकेनिज्म्स थे, उनको भी रिवाइव किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रशिया, ये जो ममालिक हैं इनके डिफरेंट फोरम्स हैं जो अफगान तालिबान के साथ मिलकर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान का लास्ट क्वेश्चन सर कामरान भाई, जनरल फैज़ हमीद साहब का दरमियान में हमने सुना था कि वो उन्होंने कहा भी था, कुछ खबरें आ रही थी ट्रायल कंप्लीट हो गया है, प्रोसीडिंग मुकम्मल हो गई हैं, ऑल ऑफ सडन हम देख रहे हैं कि बड़ा अरसा हो गया है, कुछ ट्रायल की कोई खबर नहीं है। मतलब क्या कोई आपके पास कोई खबर है, बिकॉज कि आप ये डिफेंस मामलात को इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं, जनरल फैज़ साहब का कोर्ट मार्शल चल रहा है, मुकम्मल हो गया है, या उसका क्या स्टेटस है सर? देखें, कोई मेरे पास तो उस हवाले से कोई फर्स्ट हैंड अकाउंट नहीं है। वही कुछ जो इंडिकेशन कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी कि शायद बहुत जल्द इसके हवाले से फैसला होने वाला है, लेकिन अदर दैट आई थिंक कोई उनके स्टेटस के बारे में पता नहीं है। आम तौर पर होता यही है कि हो सकता है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कल अचानक से एकदम से वो ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आ जाए, बट एज ऑफ नाउ देयर इज एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में नो इंडिकेशन के उनका स्टेटस क्या है, ट्रायल के स्टेज के ऊपर है, कंक्लूड होने वाला है, हो गया है। तो कोई इस तरह की और ऑब्वियसली इतना हाईली सेंसिटिव
और इस तरह का केस है, तो आई थिंक नोबडी टेक्स रिस्क के इस तरह की इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द बॉसेस वो लीक करेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पीटीआई के लिए एक बड़ा अपसेट। जेयूआई ने जो है वो हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाने से, पीटीआई के साथ अलायंस बनाने से जो है वो इनकार कर दिया है। पीटीआई अब क्या करेगी और ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के लिए एक बड़ा अपसेट जो है वो नज़र आ रहा है। क्लासरा साहब, काफ़ी टाइम से जो है वो कोशिश जारी थी पीटीआई की कि मौलाना को जो है वो अपनी तरफ ले आएँ और एक अलायंस जो है वो बन जाए, लेकिन इतवार के रोज़ एक शो में हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने जो है वो इस किस्म का इंडिकेशन दिया है कि पीटीआई के साथ हम किसी किस्म का अलायंस नहीं बनाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि आखिरी वर्ड जो है ऑब्वियसली वो मौलाना का होगा। ये बड़ी चीज़ कोई मतलब है, कोई अनयूजुअल खबर नहीं है, कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है, ना इस पर कोई अनएक्सपेक्टेड है कि जिस पे आपको, मुझे या व्यूअर्स को हैरान होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैं तो डे वन से ये बात कह रहा था कि इनका अलायंस इनका नहीं बन सकता, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। अगेन इट्स अ फाइन, पॉलिटिक्स में ये कुछ होता है, कौन स्मार्ट है, श्रूड है, क्रुक है, वो दूसरे को इस्तेमाल कर ले, वही बादशाह सलामत हैं, वही सारे किंग हैं। तो पॉलिटिक्स में तो यही देखा जाता है कि कौन किसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है और उसकी पावर या क्लाउड यूज़ करके वो कुछ गेन्स करते हैं। अब इनका इनहेरेंट जो था, पीटीआई जितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दिखा रही थी, अब जरा थोड़ी सी आप एक और चीज़ देखें, जितनी अगर मुझसे पूछे मौलाना साहब और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के जो फड्डे हैं 19-20 का फर्क है, आप जरा कभी नोट करें। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अब फटा हुआ है इनका। भाई चलो अभी रिसेंट है ना, मतलब मौजूदा आर्मी चीफ के साथ देख लें तो शायद अभी 2 साल भी नहीं मेरा ख्याल है इनको भी हुए। अच्छा पीछे चले जाएं तो उनके साथ ये 2000 मेरा ख्याल है ये 21-22 से शुरू हुए ना, तो मौलाना साहब से तो इनके चल रहे हैं जनाब जब से खान साहब पॉलिटिक्स में आए, इन्होंने तो टारगेट किया उनको। सो खान साहब ने और मौलाना साहब ने जो एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू की हुई है, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाए हुए हैं, दूसरे के नाम रखे हुए हैं, हम तो जुर्रत नहीं कर सकते कि हम नाम लें दोनों के, वो इनको क्या समझते थे और ये उनको क्या समझते थे, और फिर नारे लगते थे और कोई मतलब लिहाज, कोई मतलब अदब अदाब की थोड़ी सी कटसी दोनों में नहीं थी। मतलब दोनों पार्टीज को अगर आप देखें बड़े बड़े बुरे बुरे नाम रखते थे। सो ज़्यादा दुश्मनी आपकी किसके साथ थी, मतलब पॉलिटिकली अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है ये आम आदमी भी आपको बताएगा मौलाना साहब की, इमरान खान साहब की दुश्मनी ज़्यादा बिटर भी थी, संगीन भी थी, ख़तरनाक भी थी, अब्यूजिव भी थी और बहुत नास्टी किस्म की उसमें थी। अगर आप मौलाना साहब के साथ आप अपने ब्रिजेस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों नहीं गए आप? उन्होंने तो बड़ी छोटी सी शर्त रखी थी आपके साथ। यहाँ तो मौलाना साहब के साथ मतलब बहुत कुछ चीज़ें होनी थी, उन्होंने कभी आपने टैक्स किया हम पे तो आप ज़रा सॉरी करें। आप नहीं वहाँ तो अना ले रही कि नहीं जी हम तो सॉरी नहीं करते, इनको उल्टा सॉरी करनी चाहिए, इनके लोग थे, इन्होंने करवाया है वो 9 में, उन्होंने अगर हमने करवाया है तो आपको तो खुश होना चाहिए, हमने अपने लोगों को हमने सज़ा दे दी है। आप कहते नहीं आपने हमारे लोगों को सज़ा दी। अब ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिलचस्प देखे ना, खान साहब पीटीआई कहती थी कि जिन्होंने 9 में किया था ये फौज के लोग थे, हमने नहीं कराया, इन्होंने खुद मतलब उसको अरेंज करा के हमारे खाते में गले में डाल दिया ताकि आपको ये कल को हमें टाइट कर सके। वहाँ के चले जी मान लेते हैं, उन्होंने डीजी आपको याद होगा ISPR साहब ने कहा, वहाँ के मान लेते हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं हमारे लोग थे, तो हमने अपने लोगों को सजा दी है ना, तो आप क्यों एजिटेट कर रहे हैं, ये पीटीआई के लोग थे। सो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर इतना कुछ जितनी मेहनत अब यहाँ फरमा रहे हैं मौलाना के साथ, और इतने उनके घरों में गए हैं, उनका ड्राई फ्रूट खाया, उनकी चाय पी है, कहवे पी हैं, हलवे खाए हैं, पता नहीं क्या कुछ खाया पिया है आपने वहाँ पे, और सारे अच्छा मौलाना साहब बेचारे से इनकी मेहमान नवाजी नहीं करते थे, सहाफ़ी जो जाते थे कवर करने उनकी मेहमान नवाजी, मौलाना साहब को ऑलमोस्ट आपने कंगाल करके रख दिया खा पी के, उनके वहाँ आते जाते सारी पार्टी, मतलब कभी बिलावल साहब जा रहे हैं, कभी हुकूमत जा रही है, कभी मतलब ये पीटीआई वाले जा रहे हैं, कभी मीडिया वाले जा रहे हैं। अच्छा 20वीं तरमीम पे कितने चक्कर लगते थे, मतलब एक हमने देखो फिर घर मेहमान आते हैं सारे मतलब रवादार, उसमें वज़ादार लोग, मौलाना साहब का अच्छा खासा खर्चा हो गया, इनको बिल भेजना चाहिए मौलाना को, और भाई साहब जो आप यहाँ पे मुझे कंगाल करके गए हैं, आप लोग आए हैं सारे के सारे, मेहमान नवाजी अच्छा खासा, मतलब 3-4 बंदे आ जाए घर में तो जनाब अच्छी खासी आपको पड़ जाती है। खैर अब मौलाना साहब जो है ये अंधे को भी नजर आ रहा था कि मौलाना साहब का इमरान खान साहब का अलायंस नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने इनके नाक की लकीरें भी उन्होंने इनसे रगड़वाई हैं, और अपने घर के बाहर हमने देखा है, रोज बुलाया भी है, किया भी है। आखिर में मौलाना साहब पता क्या कहेंगे,
वो जी वो होते हैं ना, मतलब आने लाइटर नोट, अब इस बात को लाइटर नोट पे भी किया जा सकता है कि वो होता है लड़के लड़की का कुछ चल रहा हो ना आपस में बातचीत, और आखिर पे किसी का कोई एक पार्टी का ना बने कि नहीं जी बस वो समझ जाएगा मैं शादी नहीं करनी, लड़के ने या लड़की ने, तो हमेशा कहता है अम्मा नहीं मानती, कोई कहेगा अम्मा नहीं मानती, कोई कहेगा अब्बा नहीं मानता। तो यहाँ पे मौलाना साहब कहेंगे पार्टी नहीं मानती, मेरी भी वो देखे मजलिस आमा का इजलास था, मैं तो लेके गया, मैं डेमोक्रेट आदमी हूँ जनाब, मैंने उनके सामने रखा, तो मेरी पार्टी के लोगों ने ना इस पे एग्री नहीं किया। वही वाली बात के उनमें से किसी एक पार्टी ने मौलाना साहब कह बात वहीं आ जाती है कि एक अननेचुरली था और सबको नजर आ रहा था। क्लासेस साहब एक और इम्पोर्टेंट कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी जो कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि 2 ऑफर्स हैं खान साहब को और बड़ी 2 ऑफर्स का उन्होंने इंकशाफ किया है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? 2 ऑफर थे ही है नहीं। I hope she is talking about the past, not the present. जो 26 नवंबर वाली कोई पुरानी बात जो उन्होंने पहले भी की थी रोजाना वो दोहरा रहे हैं दिखाते हुए, और जो मतलब उस वक्त फिर ले लेते, उस वक्त आपको आपके पास चांस था, वो अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे, वो पाकिस्तानी अमेरिकन आए हुए थे, जो बात हमने सुनी भी सही, ब्रेक हुई बातचीत उनकी DGIS से दीगर लोगों से हुई, फिर ले लेते। फिर आपको लगा नहीं जनाब लाखों लोग जो है बुशरा साहब ने मना कर दिया, उस डील को स्कटल किसने किया है? उस डील को सारा खराब किसने किया है? वो बुशरा साहब ने किया है। अगर आप उनके एविडेंस चीजों को देखें, सारे लोग राजी हो गए, संगजानी पे बैठते हैं, नहीं आते। बुशरा साहब ने कहा नहीं हम तो जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। तय हो गया था कि आप इसको लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर देते, नहीं करते। बुशरा साहब ने कहा हम करेंगे। बिल्कुल। अब वो अलीमा खान साहब उनका नाम नहीं लेती, बुशरा साहब का ले नहीं सकती। वैसे प्राइवेटली लोगों को बताया जाता है कि जनाब बुशरा साहब फैसला कर रही थी, उन्होंने सारे फैसले किया। सो डील उस वक्त मिल सकती थी। अब तो हालत ये हो सकती है कि ये तीनों चारों जाते भी हैं, वहाँ PTI वाले जो हैं बंदे मौजूद ही नहीं होते। अब पुलिस जो है उनको वो एंटर ही नहीं होने देती, मिलने नहीं होने। आपने इतना एजिटेशन कर ली, इतनी आपने अपने आप को मतलब एग्जॉस्ट कर लिया, अपने वर्कर को फटीग कर लिया कि वर्कर ही थक गया आपका, वो भी अब आपके पास नहीं आता मिलने के लिए। बिल्कुल। और ये सिचुएशन जो है वो कुछ महीने पहले बिल्कुल उल्टी थी, 26 नवंबर का जब जो है वो जलसा किया था PTI ने। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्लैरिफिकेशन आई है वापडा की तरफ से, उस हवाले से हम बात करेंगे। वापडा ने जो है वो क्लैरिफिकेशन दी है सनाउल्लाह मसीह खेल के जो मीटर्स वगैरह काट दिए थे क्योंकि उन्होंने कुछ सख्त सवालात किए थे PAC में, वो क्लैरिफिकेशन क्या है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद दिन पहले एक इशू उठा था जहां पे सनाउल्लाह मस्ती खेल ने PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वापडा को कुछ सवालात जो है सख्त सवालात उठाए थे उस हवाले से, और फिर कुछ ऐसा सुनने में आया था कि रातों रात जो है वो उनके और उनके रिश्तेदारों के मीटर जो हैं वो काट दिए गए। और फिर हमने देखा कि PAC के इजलास में जो है वो बहुत शोर मचाया गया कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि सवालात भी जो है वो नहीं किए जा सकते, तो मेंबरान ने इस पर बहुत शोर मचाया था। अब एक वजाहत आई है वापडा के तर्जुमान की जानिब से। तर्जुमान वापडा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मौजूद रुकन जनाब सनाउल्लाह मसीह खेल के बयान और इसके नतीजे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मौखर होने के बारे में वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा है कि जब सनाउल्लाह मसीह खेल समेत पार्लियामान के तमाम अरकान हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। जनाब सनाउल्लाह मसीह खेल की रिहाइशगाह से बिजली का मीटर और ट्रांसफार्मर उतारे जाने में वापडा के किरदार के बारे में इनका तासुर दुरुस्त नहीं है। तर्जुमान वापडा ने वाज़ेह किया है कि 2007 में की गई रीस्ट्रक्चरिंग के बाद गुज़िश्ता 18 साल से बिजली की तरसील और तकसीम के मामलात NTDC और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जिम्मेदारी हैं और ये कंपनियां वापडा के मातहत नहीं आती। किसी मकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर लगाना या उतारना वापडा के दायरा इख्तियार में है ही नहीं। वापडा की बाबत मनफी रवैया और इसकी तशहीर से गुरेज किया जाना चाहिए। वापडा का दायरा कार नए डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर और मौजूदा बिजली घरों के ऑपरेशन और देखभाल तक ही महदूद है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो वापडा की तरफ से आई है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।